नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? पढ़ रहे हो या फिर नहीं? देखिए यार, डेली पढ़िए, भले ही कम पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, 1.5 घंटा पढ़िए, लेकिन प्रिपरेशन को डेली टाइम जरूर दीजिएगा। क्लियर है? तो भाई जितने भी यहाँ पर एसएससी एमटीएस के एस्पिरेंट है, या फिर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, या फिर कांस्टेबल जीडी, या फिर आने वाली दिल्ली पुलिस की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, फिर चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल हो, या फिर ड्राइवर हो, या फिर टेलीफोन ऑपरेटर ही क्यों ना हो, हर एक एग्जाम के अंदर जनरल अवेयरनेस के अंदर इस बार आप अच्छा स्कोर करके आओगे, क्योंकि हमने चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री 75 दिन का चैलेंज चला रखा है। अगर आप इस 75 दिन के चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हो, फिर देखिएगा जनरल अवेयरनेस में गर्दा उड़ा के आओगे। 75 दिन तक लगातार रात 9 बजे हम लाइव कर रहे हैं, जिसमें हम जनरल अवेयरनेस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और ये जीएस के वो सभी क्वेश्चंस हैं जो कि एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, दिल्ली पुलिस एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं, और अपने एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन इस सीरीज से देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 75 डेज चैलेंज के नाम से। 3 अभी तक इसके लेक्चर हो चुके हैं। आने वाले 75 दिन के अंदर जीएस हमें खत्म करना है, ये हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो चलिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट कर लीजिएगा, और आज की इस क्लास का भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। पीडीएफ कहां मिलेगा, आगे मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो भाई आज की सीरीज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सुरक्षात्मक, फिर है यहां पर खालिस्तान, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर लेप लगाया जाता है। गैल्वेनीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोहे पर किसी पदार्थ का लेप लगाते हैं ताकि वो लोहा या फिर स्टील जंग लगने से बच सके। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं किस पदार्थ का हम किस चीज का लेप लगाते हैं जो कि लोहे से को जंग लगने से बचाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी में पूछा जाता है। जनरल साइंस का क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया था। देखिए दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम जो जस्ता होता है ना, जिंक होता है, उसमें डुबोते हैं लोहे को या फिर स्टील को, जिससे जिंक का एक लेप, एक परत चढ़ जाती है उस लोहे के ऊपर, जिससे लोहे के ऊपर जंग नहीं लगेगा। और इस प्रोसेस को, परत चढ़ाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण, यानी कि गैल्वेनाइजेशन। याद रहेगा, इतना बेसिक सा सवाल है यार, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव है? 4 प्रसिद्ध उत्सवों के नाम आपके पास ऑप्शन में है। इन चारों में से मेघालय राज्य का प्रसिद्ध फसल उत्सव कौन सा है? देखिए दोस्तों, जब भी मेघालय राज्य की बात आई और उसके फसल उत्सव की बात आए, तो ये जो फसल उत्सव है ना, मेघालय के अंदर एक जनजाति है, कौन सी? खासी। महत्वपूर्ण है, सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। खासी जनजाति द्वारा इस उत्सव को मनाया जाता है, और स्पेशली नवंबर महीने के अंदर हर साल इस उत्सव को मनाया जाता है। जब फसल, जब बहुत ही अच्छी पैदावार होती है ना, तब खुशी मनाई जाती है और भगवान को समर्पित की जाती है उस फसल को। ठीक है, हर साल मनाया जाता है। कौन सा वो प्रसिद्ध उत्सव है? ठीक है, वो उत्सव है नोंगक्रेम त्योहार। नोंगक्रेम त्योहार जो कि एक फसल उत्सव है मेघालय राज्य का। देखिए, नोंगक्रेम त्योहार यह मेघालय में खासी जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला एक लोकप्रिय फसल उत्सव है। यह नवंबर के महीने में मनाया जाता है और अच्छी फसल और समृद्धि के लिए देवी का बलई सिंगसर को समर्पित है। इस त्योहार के दौरान पारंपरिक नृत्य किए जाते हैं और देवता को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती है। समझ गए? तो भाई खासी जनजाति द्वारा इस त्योहार को मनाया जाता है। त्योहार का नाम मैंने आपको बता दिया, नोंगक्रेम त्योहार है, मेघालय राज्य के अंदर मनाया जाता है। मेघालय राज्य की बात हो रही है। मेघालय राज्य की कैपिटल क्या है? शिलोंग। शिलोंग मेघालय की कैपिटल है। कोनार्ड, कोनार्ड सांगमा, सांगमा मेघालय राज्य के कौन है? सीएम है। याद रहेगा। अब सनबर्न एक फेस्टिवल यहां पर पूछा गया है। सनबर्न एक फेस्टिवल है जो कि कॉर्पोरेट फेस्टिवल है, यानी कि एक कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है ये कंपनी। ये इस त्योहार को मनाती है हर साल। ठीक है, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक है उसको और ज्यादा विकास दिया जा सके भारत के अंदर। एक है चपचारकुट उत्सव। कौन सा है? चपचारकुट उत्सव।
इस उत्सव को किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? यह मिजोरम राज्य में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण फसल उत्सव है। चपचारकुक उत्सव मिजोरम राज्य के अंदर मनाया जाता है। एक ऑप्शन में हॉर्नबिल उत्सव है। हॉर्नबिल उत्सव जो है वो नागालैंड राज्य में मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो चारों के चारों मैंने क्लियर करा दिए, महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा सत्र किसी महिला द्वारा अध्यक्षता किया जाने वाला पहला सत्र था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी, क्लियर है। इसके बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई वो कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता पहली बार किसी महिला ने करी थी? पहली बार किसी महिला ने। अगर सवाल ये पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछ ले तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा सत्र था, कौन सा अधिवेशन था जिसकी कोई महिला अध्यक्ष थी। यहां पर अधिवेशन की अध्यक्षता के बारे में पूछा जा रहा है और मैंने आपको बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष के बारे में। पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। इनके टाइम पर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1925 में, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। लेकिन हमें तो वो अधिवेशन बताना है कि जिसकी किसी भी पहली महिला ने अध्यक्षता करी थी। तो वो था दोस्तों सूरत अधिवेशन, नहीं कलकत्ता अधिवेशन था 1917 में। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने करी थी और किसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली ये पहली महिला थी, ठीक है। उसके बाद तो सरोजनी नायडू थी जिन्होंने कानपुर 1925 अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता अगर पूछ ले 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी, JN जवाहरलाल नेहरू। सूरत अधिवेशन की अगर पूछ ले 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? रास बिहारी घोष ने सूरत अधिवेशन की करी थी। 1906 की अगर पूछ ले दादा भाई नौरोजी। किसने? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। 1908 की पूछ ले मदन मोहन मालवीय, MMM मदन मोहन मालवीय जी ने करी थी। समझ गए? सारे डाउट क्लियर करा दिए हैं मैंने। सरोजनी नायडू को नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, ठीक है। कानपुर जो अधिवेशन हुआ था उस टाइम पर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ये सवाल पूछा जाता है बहुत ज्यादा कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके हाइग्रोस्कोपिक गुण क्या होता है? ये एक ऐसा गुण होता है, ये जो गुण होता है हाइग्रोस्कोपिक, अगर किसी भी मटेरियल के अंदर इसको मिला दिया जाए तो जो नमी होती है, नमी को ये सोख लेता है, ठीक है। नमी को होल्ड कर लेता है एक तरीके से, हाइग्रोस्कोपिक उसे बोलते हैं, ठीक है। नमी, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर को होल्ड कर लेता है। निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके हाइग्रोस्कोपिक गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुनों में इस्तेमाल किया जाता है? सिंपल सा सवाल है। फ्रियोन को किया जाता है या फिर इथेनॉल को किया जाता है, ग्लिसरॉल या फिर गैलेना को किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ग्लिसरॉल, जिसको आप ग्लिसरीन के नाम से भी जानते हैं। इसका एक गुण होता है, इसकी स्पेशलिटी होती है, इसमें एक हाइग्रोस्कोपिक गुण होता है। अभी मैंने आपको बताया ये गुण होता है जो कि नमी को सोख लेता है, मॉइस्चर को सोख लेता है, मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है। तो ये ग्लिसरीन में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए ग्लिसरीन मॉइस्चराइजिंग क्रीम में बहुत ज्यादा पाई जाती है। ग्लिसरीन का इस्तेमाल स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। किसी भी इवेंट, किसी भी टूर्नामेंट, किसी भी कप का नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा किस खेल से संबंधित है, या फिर किसी भी खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है ये किस खेल से संबंधित है, ऐसा पूछा जाता है। तो भाई वॉकर कप इन चारों कौन से खेलों से संबंधित है? सबसे पहले तो अगर कभी भी फुटबॉल का जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी एक डोमेस्टिक ट्रॉफी है जो कि फुटबॉल से रिलेटेड संबंधित है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हॉकी से संबंधित सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पता है क्या है? आगा खान ट्रॉफी।
ठीक है। साथ ही हॉकी से एक ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये भी हॉकी से संबंधित है। और हॉकी से संबंधित एक रंगास्वामी भी प्रसिद्ध है, रंगास्वामी कप या फिर ट्रॉफी। ये तीनों की तीनों हॉकी से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफी है। शतरंज से रिलेटेड फीडे है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल फेडरेशन, ठीक है। अब यहां पर पूछा गया वोकर कप किससे संबंधित है, तो भाई वोकर कप जो संबंधित है वो है आपका गोल्फ से। किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। वोकर कप गोल्फ से संबंधित है, याद रहेगा। हॉकी भी बता दिया, शतरंज भी बता दिया, गोल्फ भी बता दिया, फुटबॉल भी बता दिया। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक था? यानी कि 2022 तक किस राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन कपास का हुआ करता था? तो भाई 22 तक ही नहीं, अब तक भी जो सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है ना, वो गुजरात राज्य के अंदर होता है। कहां पर होता है? गुजरात राज्य के अंदर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है? कौन सा विटामिन हमारी स्किन और आईज को, आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है? 4 प्रकार के विटामिन है हमारे सामने। तो भाई ये विटामिन होता है विटामिन सी, जो कि हमारी आईज के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और साथ ही स्किन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो हमारा रेटिना होता है ना आंख के अंदर, सबसे पीछे वाला, ये उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी। और स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। विटामिन बी जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी जो है वो हमारी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। विटामिन ए जो है ये हमारे स्किन के लिए भी हेल्पफुल होता है, बोन्स वगैरह के लिए भी, मांसपेशी मसल्स के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब ये कुछ विटामिनों के केमिकल नेम है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, रेटिनोल कहा जाता है। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनोल है। विटामिन बी1 थाइमीन है, अक्सर पूछा जाता है। विटामिन बी2 रेबोफ्लेविन, विटामिन बी3 नियासिन, विटामिन बी5 पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी7 बियोटिन, विटामिन बी9 फोलिक एसिड इसको कहा जाता है। विटामिन बी12 साइनोकोबलामिन, विटामिन सी एस्कोर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, अक्सर पूछा जाता है। विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। विटामिन के क्या है हमारा? मिनाक्विन, ठीक है, मिनाक्विन या फिर फिलोक्यूनेन, फिलोक्यूनेन, ये इनके केमिकल नेम है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी भी विटामिन का केमिकल नेम। विटामिन और डिजीज तो यार फेमस टॉपिक है केमिस्ट्री का या फिर बायोलॉजी का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 खालिस्तान से संबंधित है। इन चारों में से किससे संबंधित है अनुच्छेद 17? आप सभी को पता है जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो अनुच्छेद आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक आते हैं। टोटल 6 मौलिक अधिकार है। पहला जो मौलिक अधिकार है वो समानता का अधिकार है, जो कि हमारा अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। समानता यानी कि सबको समान अधिकार है। तो जो मौलिक 17 है, मौलिक अधिकार, वो अनुच्छेद 17, तो जाहिर सी बात है ये भी हमारा राइट टू इक्वालिटी पे आएगा। राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, ठीक है। तो समानता के अधिकार में आता है अनुच्छेद 17। तो वो किससे संबंधित है? क्या ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? नहीं। क्या ये उपाधियों का उन्मूलन से संबंधित है? नहीं। क्या ये अस्पृश्यता का उन्मूलन है, मतलब एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कानून के समक्ष समानता का अधिकार है? तो भाई अनुच्छेद 17 जो संबंधित है वो ऑप्शन सी से संबंधित है। अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि जो छुआछूत पहले चलता था, ठीक है, वो खत्म कर दिया गया इस मौलिक अधिकार के तहत, ठीक है। यानी कि भेदभाव पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ये अनटचेबिलिटी से संबंधित है अनुच्छेद 17। देखिए, समानता का अधिकार के प्रमुख प्रावधान अनुच्छेद 14 में है, कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में
धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता सभी को बिल्कुल सेम है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आता है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन, ठीक है, ये चीजें खत्म करी गई थी अनुच्छेद 17 के तहत, ठीक है। अनटचेबिलिटी जो ये चीज है ना, ये अब अगर ये कोई मानता है छुआछूत वगैरह, ठीक है, किसी को अछूत मानता है तो ये आजकल एक दंडनीय अपराध है। तो ये है अनुच्छेद 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, समानता के अधिकार में आता है ये। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। भारत के जो मिसाइल मैन थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी जो बायोग्राफी थी, इनकी जो आत्मकथा है, उसका टाइटल क्या है इनकी? देखिए, मेरी जीवन की दौड़, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये आत्मकथा है मिल्खा सिंह की, जिनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। मिल्खा सिंह की है द रेस ऑफ माई लाइफ। विंग्स ऑफ फायर, ये आत्मकथा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। वन लाइफ इज नॉट इनफ, वन लाइफ इज नॉट इनफ के जो लेखक है वो है नटवर सिंह, ये एक तरीके से नटवर सिंह की आत्मकथा है, ठीक है। एक है वेटिंग फॉर अ वीजा, वेटिंग फॉर अ वीजा जो लिखी थी ये भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी थी, भीमराव रामजी अंबेडकर जी ने लिखी थी। नोट करिए, सारी की सारी चीजें महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे पैराशूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? देखिए, ये एसएससी सीएचएसएल 2021 के पेपर में पूछा गया था, उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में तो अब भी पूछा जा सकता है। तो भाई पैराशूटिंग के लिए, ठीक है, पैराशूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? और जिनको सम्मानित किया गया था उन्होंने पैरालंपिक 2021 यानी कि टोक्यो जापान में जो हुए थे, पैरालंपिक 2021 20 वाले 21 में हुए थे, कोरोना के वजह से डिले हो गए थे, इसमें इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। तो भाई इनका नाम है अवनी लाखरा। अवनी लाखरा को पैराशूटिंग में 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ऑप्शन में कृष्ण नागर भी है, प्रमोद भगत भी है, सुमित अंतिल भी है। ये कौन है? प्रमोद भगत जो है वो पैरा बैडमिंटन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं 2021 में। सुमित अंतिल को पैरा एथलेटिक्स भाला फेंक के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में दिया जा चुका है। अवनी लेखरा पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में दिया जा चुका है। क्लियर है दोस्तों, समझ गए? अब यहां पर तो 2021 की बात हुई। अब शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि भाई इस सीरीज में हम करंट अफेयर के क्वेश्चन भी तो कवर कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे 2025 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से किनको सम्मानित किया जाएगा। 2025 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से मनु भाकर जो कि शूटिंग की ही है, गुकेश जो कि चेस ग्रैंड मास्टर है, हरमनप्रीत और साथ ही परवीन को सर्वोच्च खेल सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। क्लियर है? ये 4-5 प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं जिनको 2025 मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और ये भारत का प्रतिष्ठित सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च पुरस्कार है खेल का। तो ये नोट करिए, 25 वाले जरूर पूछे जाएंगे। अगला सवाल है, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम एक नृत्य है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो भाई भरतनाट्यम जो नृत्य है ये तमिलनाडु का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु का भरतनाट्यम ऐसा नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित नर्तकों की कला से उपजा है और इसे पूर्व में सादिर अथवा दासी अट्टम के रूप से जाना जाता था। अगर पेपर में कभी भी सवाल पूछ ले कि भाई भरतनाट्यम नृत्य है जो कि तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? शादिर नाम से, साथ ही दासी अट्टम के नाम से इसको जाना जाता था। समझ गए? अब क्वेश्चन में यहाँ पर ऑप्शन एक मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश के कुछ लोक नृत्य हैं, ग्रीडा, मटकी, काठी और साथ ही राय, ये मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन में तो महाराष्ट्र भी है, तो महाराष्ट्र का देख लो। गफा, गोरीचा, तमाशा, लावणी, लेजम, ये महाराष्ट्र राज्य के लोक नृत्य हैं। केरल राज्य के देख लीजिए, कथकली, मोहिनीअट्टम, थेयम सबसे प्रसिद्ध है, ये लोक नृत्य है। और तमिलनाडु के भरतनाट्यम तो है, कुमी है, कोल्टम है,
कावड़ी है और अट्टम, ये तमिलनाडु के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, समझ गए गाइस। अगला सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में F का क्या अर्थ है? देखिए दोस्तों, FRBM अधिनियम 2003 जारी किया गया था। ये क्यों किया गया था? ताकि अर्थव्यवस्था में, ठीक है, एक स्टेबिलिटी लाई जा सके। क्लियर है? जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है भारत का, उसमें एक स्टेबिलिटी लाई जा सके, और साथ ही जो बजट है, फाइनेंशियल खर्च है पूरे भारत का, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, पारदर्शिता लाई जा सके, कुछ भी छुपा ना रह सके। इसलिए एक अधिनियम जारी किया गया था, FRBM अधिनियम, जिसकी फुल फॉर्म है फेशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, यानी कि बजट को मैनेज करने के लिए FRBM अधिनियम जारी किया गया था। और SSC MTS 2023 में सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, तो भाई यहां पर पूछा गया है कि FRBM अधिनियम में 2003 में F का क्या अर्थ है? F का अर्थ है फेशियल। F का अर्थ है फेशियल, हिंदी में इसको बोलेंगे राजकोषीय। क्या है हिंदी में? राजकोषीय। तो भाई FRBM की फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, और ये क्या है मैंने आपको बता ही दिया क्यों इसको लाया गया था। जॉर्जिया मेलोनी हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? लो भाई, करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। जॉर्जिया मेलोनी हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो भाई जॉर्जिया मेलोनी हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री बनी, जो कि बहुत बार जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं या फिर किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए जाते हैं, तो ज्यादातर मोदी जी के साथ दिखाई देती है जॉर्जिया मेलोनी। तो ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, अब इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सर्गियो जो है वो इटली के प्रेसिडेंट है, जो कि 2015 से लगातार बने हुए अपने पद पर। SSC GD 2024 में सवाल पूछा जा चुका है, तैयार रहिएगा, इस बार भी पूछा जाएगा। अगला सवाल, किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया? एलोरा के जो कैलाश मंदिर है, आप सभी को पता है कौन से भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर है, औरंगाबाद में ये स्थित है। ठीक है, किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। इनका एक राजा था, एक शासक था, कृष्ण प्रथम। क्या नाम था? कृष्ण प्रथम। ठीक है, इसने बनवाया था, जो कि दंती दुर्ग का शायद अंकल था। ठीक है, एक तरीके से चाचा था, इसने बनवाया था। बाद में आगे चल के मुगल सम्राट ने इसको तोड़वाने की कोशिश करी थी, और इस मुगल सम्राट ने 1000 सैनिक भेजे थे। ठीक है, एनालाइज करने के लिए इन मंदिरों को कि ये कैसे टूटेंगे। एक प्रॉपर टीम भी भेजी थी, ठीक है, पढ़े लिखे लोगों की, कि ये कैसे टूटेंगे, कैसे इस इमारत को बनाया गया है। ठीक है, अजंता एलोरा को बनाया गया है ताकि हम इनको तोड़ सके, क्योंकि यह हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, और जो मुगल सम्राट था ये हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा नफरत करता था। ठीक है, तो इस मुगल सम्राट का नाम बताइए जिसने अजंता एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये नाकाम रहा था, मंदिर नहीं तोड़ पाया था। तो इस मुगल सम्राट का नाम था औरंगजेब। ठीक है, सबसे क्रूर शासक था औरंगजेब, जिसने 1606 से लेकर 1658 से लेकर 1707 तक शासन किया, और ये मुगल साम्राज्य का आखिरी शक्तिशाली शासक था। आलमगीर के नाम से इसको जानते थे, आलमगीर के नाम से प्रसिद्ध था, आलमगीर। तो भाई औरंगजेब ने ही औरंगाबाद में बने हुए एलोरा कैलाश मंदिर को तोड़ने की कोशिश करी, जो कि गुफा में बना हुआ है। ठीक है, गुफा को काटकर इस मंदिर को बनाया गया था। किसने बनाया था बता दिया है मैंने। अगला सवाल, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड का डिस्पैच खालिस्तान किससे संबंधित है? जब भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य चल रहा था, ब्रिटिश शासन चल रहा था, उस टाइम पर भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा वुड का डिस्पैच भेजा गया था। ठीक है, वुड का डिस्पैच भेजा गया था। ये किससे संबंधित था? भारत के अंदर किसी व्यवस्था में सुधार से संबंधित था, मैं आपको बता दूं। तो क्या ये अकाल से संबंधित था? क्या ये कपड़ों से संबंधित था? भारत के अंदर कपड़े कम पड़ गए थे, तब लाया गया था।
सेना से संबंधित था, ब्रिटिश शासन की उस टाइम की जो सेना थे उनमें सुधार के लिए लाया गया था, या फिर शिक्षा से संबंधित था। अब देखिए दोस्तों, ये जो वुड का डिस्पैच था जो कि 1854 में लाया गया था, ये शिक्षा से संबंधित था। भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा इस अधिनियम के द्वारा कंपल्सरी कर दी गई थी। उस टाइम के बच्चों का जो सिलेबस था वहां पर भी अंग्रेजी शिक्षा कंपल्सरी कर दी गई थी। साथ ही शिक्षा में सुधार के लिए इस अधिनियम को लाया गया था 1854 में। ईस्ट इंडिया कंपनी लाई थी वुड का डिस्पैच। कौन इस अधिनियम को लेकर आया था? 1854 में इस आयोग को सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित किया गया था। सर चार्ल्स वुड इस अधिनियम को लेकर आए थे, इसीलिए वुड का डिस्पैच इसको बोला जाता है। भारत में अंग्रेजी सीखने और महिला शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से लाया गया था। ठीक है, निजी स्कूलों को सहायता में अनुदान दिया जाना चाहिए, ये था इसका मकसद। एसएससी जीडी 2024 में यह सवाल पूछा जा चुका है। कई बार एक और सवाल पूछने जाता है कि जब वुड का डिस्पैच भारत में आया था उस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जीजी कौन था गवर्नर जनरल? तो भाई लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी था उस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल 1848 से लेकर 1848 से लेकर 1856 तक था लॉर्ड डलहौजी। तो उस टाइम पर भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था। इसी के टाइम पर वुड का डिस्पैच आया था। लखनऊ समझौते पर खालिस्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए। लखनऊ पैक्ट इतिहास का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लखनऊ समझौते पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? किस किस के बीच? क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सैयद अहमद खान के बीच हुए थे, या फिर मुस्लिम लीग और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आर्य समाज के बीच में हुआ था? तो भाई जो लखनऊ पैक्ट हुआ था एग्जैक्टली 1916 में लखनऊ के अंदर हस्ताक्षर किए थे दो पार्टियों ने मिलकर। कौन कौन सी पार्टियों ने मिलकर? एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद जिन्ना थे। ठीक है, मोहम्मद जिन्ना और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। यह क्या था? इसमें मुस्लिम लीग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग करना था। ठीक है, सहयोग करना था अंग्रेजी शासन के खिलाफ, आजादी के खिलाफ, स्वतंत्रता के लिए सहयोग करना था। ठीक है, तो यहां पर मुस्लिम लीग ने समझौता कर लिया था कि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में का साथ देंगे, मिलेंगे नहीं उसके साथ, केवल आजादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता के लिए, स्वराज के लिए हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ आवाज उठाएंगे। क्लियर है? तो ये था मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ पैक्ट, जो कि 1916 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में करी थी। फाउंडर कौन था? आगा खान। आगा खान मुस्लिम लीग का फाउंडर था। कहां पर इसकी स्थापना हुई थी? ढाका में हुई थी। कहां पर? बांग्लादेश के ढाका। बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले सवाल पर। टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई खाली स्थान होती है। टेबल टेनिस में टेबल की जो ऊपरी सतह होती है, मतलब मान के चलिए ये टेबल है हमारी, ठीक है, टेबल टेनिस, ये हमारा नेट है, तो इसकी जो ऊपरी सतह है ये वाली, इसकी लंबाई कितनी है यहां से लेकर यहां तक? तो भाई इसकी लंबाई होती है 264 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 264 सेंटीमीटर। पेपर में पूछा जाएगा। टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई 264 सेंटीमीटर। ये मैंने पूरा डायमेंशन लिख दिया है। लंबाई हो गई 264, विड्थ यानी कि चौड़ाई टेबल की हो गई 152.5 सेंटीमीटर। हाइट अगर पूछ ले धरती से ऊपरी सतह तक की तो 76 सेंटीमीटर की हाइट होती है। नेट की हाइट, नेट कितना ऊंचा होता है टेबल टेनिस में? ठीक है, नेट जो होता है ये होता है 15.25 सेंटीमीटर। टेबल की सतह से 15.25 सेंटीमीटर ऊंचा नेट बनता है टेबल टेनिस में। तो ये टेबल टेनिस का पूरा डायमेंशन है, नोट कर सकते हो, एग्जाम में पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन। अगला सवाल, जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है उसमें बड़े बड़े मोड़ आने लगते हैं जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। मान के चलिए ये एक नदी आ रही है, ठीक है, ये तो प्रॉपर नदी आ रही है, ठीक है।
आगे खाली मैदान पड़े हुए हैं, ठीक है, चौड़ा मैदान है, यहाँ से तो बहुत ही कम चौड़ाई है नदी की, ठीक है, नदी चल के आ रही है, आगे मैदान खाली पड़े हुए हैं, ये मैदान, और यहाँ पर नदी प्रवेश करती है, तो कुछ पानी इधर जाएगा, कुछ पानी इधर घूम के आएगा, कुछ पानी ऐसे चला जाएगा, कुछ इधर ऐसे फैलने लगता है, बड़े बड़े मोड़ लगने लगते हैं। तो उन मोड़ों को क्या बोला जाता है? उन मोड़ों को घुमावदार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घुमावदार बोला जाता है। क्योंकि खाली पड़ा मैदान, पानी किसी भी तरफ मुड़ सकता है। द जोया फैक्टर खालिस्तान द्वारा लिखित एक उपन्यास है। द जोया फैक्टर एक बहुत बड़ा उपन्यास है, ठीक है। इसको किसने लिखा? इसके लेखक कौन थे? तो भाई इसके लेखक है अनुजा चौहान। अनुजा चौहान ने द जोया फैक्टर लिखा। 2008 में इसका प्रकाशन हुआ था। 2008 में हार्पर कोलिसन एक पब्लिकेशन है, इसने इसको प्रकाशित किया था। और फाइनली 2019 में द जोया फैक्टर के ऊपर हिंदी फिल्म बनी थी, जिसमें सोनम कपूर ने अहम भूमिका निभाई थी। अब यहाँ पर जेरी पिंटो भी नाम दिया गया है, ये भी एक राइटर है। जेरी पिंटो ने हेलेन, द लाइफ एंड टाइम ऑफ अ एच बॉम्ब, साथ ही असाइलम जैसे नोवेल लिखे हैं। सुकेतु मेहता जो है, इन्होंने मैक्सिमम सिटी नाम का एक फेमस नोवेल लिखा है। राजश्री, ये भी एक बहुत बड़े नोवेलिस्ट है, साथ ही मूवी मेकर भी हैं। इन्होंने ट्रस्ट मी एक फेमस नोवेल लिखा था। ये जो मैंने आपको इनके द्वारा लिखे गए नोवेल बताए ना, इनके द्वारा लिखे गई जो किताबें हैं, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तभी मैंने आपको कवर कराए हैं। समझ गए? अगला सवाल है, भारतीय संगीत व्यक्तित्व को पहचाने। उनके अधीन शहनाई अपने औपचारिक संदर्भ से बाहर आई और एक शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के रूप में स्वीकार की जाने लगी। यानी कि वो कौन से संगीत व्यक्तित्व थे? यानी कि उस इंसान का नाम बताइए जिनके टाइम पर जो शहनाई एक वाद्य यंत्र है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। क्लियर है? ये एक वाद्य यंत्र बन के उभरा, पहले कोई नहीं जानता था, इन्होंने ही इस वाद्य यंत्र को फेमस किया है, शहनाई को फेमस किया है। तो भाई उस इंसान का नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। इतने प्रसिद्ध शहनाई वादक थे कि इन्हें भारत के जितने भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना, सभी से सम्मानित किया जा चुका है। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है 2001 में। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी, सभी अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। 90 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। बिहार में इनका जन्म हुआ था, वाराणसी में इनका निधन हुआ था 90 साल की उम्र में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, जिनकी वजह से शहनाई फेमस हुई थी। याद रहेगी इतनी सी चीज, बहुत ही बेसिक सी चीज है, और इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है। अगला क्वेश्चन है, पामेल हॉर्स रोमन रेंज नहीं है, रोमन रिंग्स, ठीक है, एक प्रॉपर चीज है ये एक, ठीक है। कभी रोमन रेंज WWE वाला समझ लो। वॉलिंगटन टेबल कुछ शब्द हैं जो खालिस्तान से संबंधित है, जो किस खेल से संबंधित है? पामेल हॉर्स, रोमन रिंग्स और वॉलिंगटन टेबल किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? ठीक है, अब देखें दोस्तों, पामेल हॉर्स जो है एक घोड़े की आकृति का टेबल टाइप कुछ होता है, घोड़े की आकृति का टेबल टाइप होता है, ठीक है। जो प्लेयर होता है, जो खिलाड़ी होता है, भाग के आता है और इसके ऊपर हाथ रखता है और उल्टा जंप करता है, मतलब एक कला करता है इसके ऊपर, ठीक है। एक होता है रोमन रिंग्स क्या होते हैं? गोल गोल रस्सी से बंधे, ऐसे गोल गोल रिंग होते हैं रस्सी से बंधे, ऐसे, इनको बोलते हैं रोमन रिंग्स, ठीक है। वो जो प्लेयर होता है, वो जो खिलाड़ी होता है, वो इन रिंग्स को पकड़ता है और इन पर कलाबाजियां करता है, कभी उल्टा लटकता है, कभी कुछ करता है। एक होता है वॉलिंगटन टेबल के एक इस प्रकार की टेबल होती है, ठीक है। जो खिलाड़ी होता है जो, वो यहां से भागकर आएगा और इस पे यहां से भागकर यहां पर जंप करेगा, जंप करने के बाद उछलेगा, यहां पर हाथ रखेगा, फिर यहां से उल्टा हुआ फ्लिप करता हुआ जाएगा, तो इसको बोलते हैं वॉलिंगटन टेबल। तो ये जो तीनों चीजें हैं, ये किस खेल से संबंधित है? देखिए, तैरने से तो संबंधित है नहीं,
रिंग वगैरह का तैरने में क्या काम, घुड़सवारी में भी तैरने का क्या काम, पोलो में भी तैरने का क्या काम, यहां पर तो घोड़े की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन बच गया जिम्नास्टिक। तो भाई ये सारे के सारे काम है जिम्नास्ट की, ये सारे के सारे जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। ये वाली टेबल भी, पोमेल हॉर्स भी, और ये वालिंगटन टेबल भी, और ये जो रोमन रिंग्स है ये भी, सारे के सारे जिम्नास्टिक से संबंधित है। ठीक है, याद रहेगा। तो ऐसे सवाल एग्जाम में अक्सर पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं और जाते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का आखिरी सवाल। उम्मीद करता हूं आपने नोट्स वगैरह बना लिए होंगे और क्लास को एंजॉय भी करा होगा। अब आप पूछोगे कि भैया आज की इस क्लास का हमें पीडीएफ कहां पर मिलेगा। टेलीग्राम के ऊपर जाइए और सर्च करिए वे टू सक्सेस। आपको हमारा ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर हिंदी और इंग्लिश में इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन दिख जाएंगे जिनके ऊपर आप घर बैठे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो पीडीएफ से भी आप तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट सिलेक्टेड है। ये मत सोचिएगा कि भैया आपने तो कम क्वेश्चन कवर कराए हैं। टाइम हमारे पास काफी है, 75 दिन तक हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर कर लेंगे, आप चिंता मत करिए। हमारा मकसद है कम पढ़िए, सिलेक्टेड पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, समझ गए। तो चलिए गाइस, आज ये इस चैलेंज का डे 3 था, कल डे 4 में मिलते हैं रोज 9 बजे। चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।